हेलो नमस्ते आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कोण, एंड इसमें कोण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको हम एक ही वीडियो में देखेंगे। लाइक बेसिक फार्मूला जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है, उसको छोड़ के अदर जितने भी क्वेश्चन जो कोण से रिलेटेड होते हैं, लाइक कटिंग, पेपर फोल्डिंग करके जब हम कोण को बनाते हैं, अगर सर्कल से सेक्टर कट करके हम कोण बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम कोन के अंदर किसी सॉलिड को पुट करते हैं तो उसमें उसके वॉल्यूम में क्या चेंजिंग होती है, कटिंग से रिलेटेड, कटिंग का रेशियो, फ्रस्टम, जितना भी कोन से रिलेटेड, जितने भी कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक फार्मूला से। तो कोण का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर, डेट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एंड जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। यहाँ पे एल जो है वो स्लांट हाइट ऑफ कोण है। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक फार्मूला है और ये हमें पहले से ही पता होता है, तो इस पर हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी तो आराम से हम इसको बना सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ एच सी एंड वी आर द हाइट, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, हाइट है, सी कर्व सरफेस एरिया है, एंड वी क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो हमारा वहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे उस वैल्यू को पुट करके, डेट इज़ वी के जगह पे पाई आर स्क्वायर एच रख के, सी के जगह पे पाई आर एल रख के, तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इस जगह पे जो हमारा आर एच और एल होता है उस पर हम कोई भी वैल्यू, छोटी वैल्यू पुट करके उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा कोण होता है वो राइट सर्कुलर कोण होता है। तो राइट सर्कुलर कोण जब होता है तो उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है जो कि एल, आर और एच को जो भी ट्रिपलेट सेटिस्फाइड करता है, अगर उसके वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करें तो वो इक्वेशन वैसे भी सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रिपलेट लेट किया है कि एच अगर हमारा 1 है, एल 2 है, आर रूट 3 है, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये एक ट्रिपलेट भी है। तो इसको भी अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आता है तो उतना वैल्यू उसको इक्वेशन पुट करने से अच्छा है कि हम कोई वैल्यू पुट कर ले तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन में जो है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है और उसमें से हमें कुछ भी निकालने के लिए दे दिया गया, या आर निकालने के लिए दे दिया गया, रेडियस निकालने के लिए दे दिया गया, स्लांट हाइट निकालने दे दिया गया, या हाइट निकालने के लिए दे दिया गया, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट दिया हुआ हो और हमसे कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ दिया, तो हम उसको कैसे एक तुरंत कर सकते हैं। इसका हमें ये याद रखना होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें ये माइंड में रिवाइज होना चाहिए कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो इक्वल होता है एल बाय एल प्लस आर के। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ दिया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज़ 3:4, देन द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज़। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेशियो पता है कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो एल बाय एल प्लस आर होता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ये रेशियो नहीं पता है तो आप क्या करोगे, पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करोगे, फिर ये रेशियो बनाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप एक सेकेंड में आप पता कर सकते हो जो 3 है वो एल के इक्वल होगा, जो रेशियो गिवन है
वहाँ वहाँ जो 3 है वो L के इक्वल होगा, और क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 4 दिया हुआ है तो 4 3 तो L हो गया, और जो लेफ्ट 1 बच गया वो हमारा R हो जाएगा। तो यहाँ से L हमें पता चल गया कि 3 है, R हमारा 1 है। अब यहाँ पे इसको एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जो पैथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एच निकाल सकते हैं। तो एच हमारे पास आ गया सॉल्व करने के बाद 4√2। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है हाइट एंड रेडियस का, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, और इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 और 1 अगर आपको पता है तो 9 - 1 8 हो गया, तो √8:1 वैसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये रेशियो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में रेशियो दिया हुआ है। अगर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में रेशियो दिया हो तो क्या होगा, तो उसका जो रेशियो होता है वो होता है 3L/RH। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हमें ये रेशियो पता है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे L, R और H जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि रेशियो में होना चाहिए। रेशियो में L, R, H जो है रेशियो में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो में होगा तब ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो ट्रिक है ये, या ये रेशियो जो है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वो रेशियो में होगा तो लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास R1 दिया हुआ है और जो H है वो √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग L क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम को अगर ये ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करेगा तो R अगर 1 है, H अगर √3 है तो L हमारा 2 हो गया। लेकिन अगर ये रेशियो में है तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे, लाइक R इक्वल्स टू एक्स, H इक्वल्स टू √3x और L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। और जब आप इस रेशियो को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, L की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3x लिखोगे, R की जगह पे x रखोगे और H की जगह पे √3x रखोगे। तो x से x कैंसिल होगा, बट एक x यहाँ पे लेफ्ट हो गया, बच गया है। तो उस x की वैल्यू जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री जो है वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम रेशियो वाला वैल्यू नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है या ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 4 and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे जो हमारा हाइट एंड रेडियस है वो एग्जैक्ट वैल्यू 4 and 3 दिया हुआ है, यहाँ रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप अगर ये वाला ऊपर वाला रेशियो आपको पता है तो आप माइंड में भी कर सकते हो कि जो 4 and 3 अगर है तो L हमारा 5 आ गया, और यहाँ से हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 5 इक्वल टू 4 × 3, 3 कैंसिल हो गया, 5/4 जो है हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हो तो क्या करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3L+R/RH। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगा कि इसमें भी जो हमारा R, H और L है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of a slant height 13 centimeter is 90 pi centimeter square, find its volume in centimeter cube। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, हमें वॉल्यूम निकालना है, स्लांट हाइट दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया जो अभी ये रेशियो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए टोटल सरफेस एरिया हमने लिखा 90 पाई, और उसके बाद वॉल्यूम का जो भी फार्मूला होता है वो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं पता है हमने वहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया। तो πr² H/3 हो गया 3, और यहाँ पे L+R लिखा, L हमारे पास 13 है तो RH हो गया। ठीक है, नीचे तो क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कोन है और RH हमने उसके रेडियस और हाइट को माना है तो यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद यहाँ पे जब हम सॉल्व करके लाएंगे इसको तो ये आ गया हमारे पास 90 = 13 + R और R। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा लेते हो तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा, उसको आपको सॉल्व करके फिर R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो मैंने जैसे हिट एंड ट्राई लगाया कि अगर हम लेट करते हैं आर को 5 तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास अगर आर 5 है, एल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये 5 12 13 जो एक ट्रिपलेट होता है, तो एच हमें पता चल गया ये कितना हो गया 12 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कौन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आर पता चल गया, एच पता चल गया, तो इसको भी यहाँ से डायरेक्टली पुट करके वैल्यू पुट करके इसकी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है आइसक्रीम, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम में क्या होता है, क्योंकि आइसक्रीम जो होता है वो जो नीचे का शेप होता है बॉटम का वो कोन के शेप में होता है, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया क्योंकि ये भी कोन से रिलेटेड ही है। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए आ जाए, जैसे इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालो, या क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि आपका मतलब सिलेंडर में इतना आइसक्रीम है, इसको जो है हमने ये कॉनिकल शेप वाले उसमें आइसक्रीम के उसमें डाला है, तो बताओ कि वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में जितने भी आइसक्रीम है वो कितने कोन में फिल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो उसके लिए भी आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक मेथड से देखें तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं पहले कोन के वॉल्यूम को निकालते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं हेमिस्फीयर जो उसमें शेप बना हुआ है उसके वॉल्यूम को, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आता है। लेकिन आप इसको जब पूरे मेथड को डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 3h प्लस 2r। तो ये आइसक्रीम के वॉल्यूम का डायरेक्ट मेथड है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम स्टेप जो है कोन के वॉल्यूम और जो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसको लिखने में थोड़ा सा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप छोटा वैल्यू है तो वो आप यहाँ माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, h हो गया हाइट ऑफ कोन, और r क्या हो गया, r हो गया हेमिस्फीयर और कोन, दोनों का रेडियस सेम ही है तो r यहाँ पे दोनों के लिए सेम रेडियस है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। r हमें पता है 7 है, h कितना है 12, अब वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन होता है टेंट से रिलेटेड। तो टेंट से रिलेटेड यहाँ पे हमने टेंट को कोन में क्यों पढ़ा, क्योंकि जब टेंट हम बनाते हैं तो जो अपर पार्ट होता है यानी टॉप का होता है वो कोन के शेप में होता है, इसलिए मैंने टेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें आपको पूछते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट बताओ। तो बेसिक से हम कैसे करते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को निकालते हैं, फिर प्लस करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को। ठीक है, तब जाके हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकलता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है कि जो टेंट का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर 2h प्लस एल, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सराउंडेड बाय कोन, द टोटल हाइट एंड डायमीटर ऑफ द बेस आर 13.5 एंड 28 meter respectively. If the height of cylindrical portion is 3 meter, find the total surface area of tent। ठीक है, डायमीटर हमारे पास कितना है 28, तो इससे रेडियस कितना हो गया 14, हाइट कितना दिया हुआ है, अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें तो हाइट कितना दिया हुआ है हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल हाइट की बात करें मतलब पूरे टेंट की हाइट की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है 13.5, जिसमें से हम हाइट ऑफ सिलेंडर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोन का हाइट आ जाएगा। तो अगर रेडियस 14 हो गया, कोन का हाइट जो है स्मॉल एच से मैंने डिनोट किया है, तो एच जो है वो 10.5 आ गया। तो जो एल निकलेगा हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो एल जो आएगा हमारा 17.5 आएगा। ठीक है, अब एल हमें पता है, कोन की हाइट पता है, सिलेंडर की हाइट पता है, रेडियस पता है, अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 1034 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ तक बेसिक जो भी था वो देखा कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो हो, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो हो, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो। तो हम कैसे करेंगे, आइसक्रीम को देख लिया और टेंट को देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किसी सेक्टर से आपको कोन का फॉर्मेशन करना है और उस कोन का फॉर्मेशन करने के बाद उस कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना है।
तो हम उसको कैसे करेंगे, जब हम उसको किसी भी सेक्टर को सर्कल मतलब सेक्टर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए, क्या होगा उसका स्लांट हाइट, क्या होगा उसकी हाइट, क्या होगी, ये हमें निकालने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ से आपका सारा कंफ्यूजन क्या होगा, दूर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने मान लिया कि कोई सर्कल है, उसमें से हमने सेक्टर को कट करके निकाला और उस सेक्टर से यहाँ पे हमने कोन का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का है, थीटा एंगल उसका है, मतलब थीटा एंगल का उस सर्कल से हमने सेक्टर को निकाला और उससे हमने कोन बनाया। जो कोन है वो उसकी हाइट जो है एच है, आर है और एल स्लांट हाइट है। तो इस टाइप का जब भी हम सेक्टर से सर्कल को निकाल के कोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सर्कल से सेक्टर को निकाल के जब कोन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्लांट हाइट होता है ना, वो रेडियस ऑफ डैट सर्कल हो जाता है या डैट सेक्टर हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्लांट हाइट है वो हमेशा इक्वल होता है रेडियस ऑफ डैट सेक्टर या रेडियस ऑफ डैट सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि L जो होता है वो R के इक्वल होता है। अब हमें पता करना है, या तो हमें H पता चल जाए या हमें R पता चल जाए, यानी कि R मतलब स्मॉल r जो कोन की रेडियस है, या तो वो पता चल जाए या हाइट ऑफ कोन पता चल जाए। तो कोई एक चीज़ भी पता चल जाएगा, क्योंकि L तो हमें पता चल ही गया है कि जो वो R के इक्वल होता है। तो हम इजी वे में, यानी इजी वे में क्या मतलब, जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, मतलब L² इक्वल टू H² प्लस R², उससे हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या पता करना है, ये दोनों चीज़। अब उसको कैसे पता करें, तो यहाँ पे है, अगर किसी भी सेक्टर का वो एंगल, सेक्टर जब हम निकालते हैं सर्कल से तो वो किसी ना किसी एंगल का तो होगा ही, ठीक है। तो जब वो किसी एंगल का होगा तो उसमें हमें आर निकालने में, आर का एक फॉर्मूला होता है, यानी रेडियस ऑफ कोन कैसे निकलता है, रेडियस ऑफ कोन हो जाता है आर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ कोन इक्वल हो जाता है रेडियस ऑफ सर्कल, या हम एल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल तो यहाँ पे अब एल के इक्वल ही हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आर है, यानी रेडियस ऑफ जो कोन जो फॉर्म्ड हुआ है कोन उस सेक्टर से, उसका जो रेडियस है वो इक्वल होगा स्लांट हाइट इनटू थीटा बाय 360, ठीक है। स्लांट हाइट यहाँ पे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आर के इक्वल ही होता है, तो आर बोल लो यानी रेडियस ऑफ सर्कल बोल लो या स्लांट हाइट बोल लो, बात यहाँ पे एक ही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कोन निकलेगा वो होगा L इंटू थीटा बाय 360। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिया है कि अगर हम कोई सेक्टर निकालते हैं 90 डिग्री का और उससे हमें कोन बनाना है, ठीक है, और उस सेक्टर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि L जो है R के इक्वल हो गया। अब हमें R यानी कि रेडियस ऑफ डैट कोन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, R इंटू 90/360, या आप बोल लो L इंटू 90/360, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो R कितना आ गया, R/4, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कोन हुआ वो किसके इक्वल हो गया, L/4 के इक्वल हो गया। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं एक और, अगर थीटा हमारे पास 120 है, सेम वही कंडीशन करेंगे, L तो R के इक्वल हो जाएगा और जो रेडियस ऑफ कोन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L यानी कि स्लांट हाइट इंटू थीटा बाय 360, या R इंटू 120/360। अब इसको सॉल्व करोगे तो R हमारे पास कितना आ गया, R/3, या हम इसको बोल लें L/3, ठीक है। तो जब हमारे पास स्लांट हाइट हो गया, रेडियस ऑफ कोन हो गया, तो हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर ये परसेंटेज डिग्री के फॉर्म में ना दे के परसेंटेज के फॉर्म में दे दे तो वैसे ही हम निकालेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ जैसे L तो R के इक्वल ही होगा और R जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, L इंटू गिवन परसेंटेज बाय 100। L बोल लो या R बोल लो, बात इक्वल ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर ए सेक्टर एरिया 4% इज रिमूव्ड, ठीक है। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज वोंट टू मेक ए कॉनिकल कप देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर पेपर सीट है, उसमें से 4% को निकाल के हटा दिया गया है, 4% को निकाल के हटा दिया गया है, तो हमारे पास बचा कितना, अगर 100 हम लेट करें पूरे सर्कल का
एरिया को। तो 4% हटा दिया गया, 96% हमारे पास बचा है और 96% को फोल्ड करके उससे कोन का फॉर्मेशन किया गया है। तो हमें बताना है रेशियो रेडियस का एंड उसके हाइट का। तो आर तो 25 है तो एल भी 25 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, रेडियस ऑफ कोन। तो आर इंटू 96/100, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में इसलिए डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। थीटा के फॉर्म में होगा तो डिवाइड बाय 360 करेंगे, ठीक है। आर हो गया हमारे पास 24। अब आर पता है, एल पता है, आर पता है, हाइट हमें पता चल जाएगा। और वैसे भी ये क्योंकि ट्रिपलेट है 7, 24, 25, तो इससे भी आप जो हाइट है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें रेशियो पता चल गया कि जो रेशियो रेडियस एंड हाइट का है वो कितना है, 24:7। एक क्वेश्चन डिग्री पे देख लेते हैं। जैसे एक है, सेमी सर्कुलर सीट ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू ए कॉनिकल कप, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कप। डायमीटर 32, रेडियस कितना होगा 16, रेडियस 16 दैट इज स्लांट हाइट इज 16। स्लांट हाइट जब 16 हो गया, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर का मतलब होता है कि हाफ, और हाफ अगर सर्कल को हाफ करते तो वो कितना डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री का। तो आर जो हो गया वो कितना हो गया, आर इंटू 180/360, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, एल हमारा 16 है, तो जो हाइट ऑफ कप होगा वो कितना हो जाएगा, 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी कोन को किसी राइट एंगल ट्रायंगल से बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको फोल्ड करके हमें या उसको रोटेट करके, ये क्वेश्चन आता भी है कि अगर हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग रोटेट किया, उसके बेस के लॉन्ग रोटेट किया या उसके हाइपोटेनस के लॉन्ग रोटेट किया, तो उसका हाइट और ये स्लांट हाइट, रेडियस या टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो भी कौन फॉर्म हो रहा है उसका वो क्या होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर इसका, ये बेस बी से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को कैपिटल एच से, और जो उससे हमारा एक कोन बना है वो स्लांट हाइट एल हो गया, रेडियस आर हो गया, और एच जो है स्मॉल एच वो कोन की हाइट हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसको परपेंडिकुलर के अलोंग रोटेट किया जाता है तब इसका जो लेंथ ब्रेथ स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट ऑफ कोन होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जिसके अलोंग हम उसको रोटेट करते हैं, एक सेकेंड, जिसके अलोंग हम उसको रोटेट करते हैं वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो हमारा हाइट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P के अलोंग जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ जो कोन का जो हाइट है वो P बन गया, और H जो है जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या रहता है, L के इक्वल होता है, स्लांट हाइट के इक्वल होता है, और जो बच गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के अगर अलोंग हम इसको रोटेट करते हैं तो परपेंडिकुलर जो है वो हाइट बन जाता है, हाइपोटेनस जो है वो स्लांट हाइट बन जाता है, और जो बच गया डेट इज़ बेस वो हमारा रेडियस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उसको बेस के अलोंग रोटेट करते हैं तो बेस हमारा क्या हो गया, हाइट हो जाता है, हाइपोटेनस जो है वो स्लांट हाइट हो गया, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। यानी कि बेस के अलोंग अगर रोटेट कर रहे हैं तो बेस हमारा हाइट हो गया, आर हमारा पी हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ कोन जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो एल है यानी स्लांट हाइट है वो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया दो केस, परपेंडिकुलर एंड बेस। जब हम हाइपोटेनस के लॉन्ग रोटेट करते हैं ना, तो यहाँ पे अभी जो हमने परपेंडिकुलर और बेस का पढ़ा, वहाँ पे जब हम रोटेट करते हैं तो वहाँ एक ही कोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हाइपोटेनस के का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम हाइपोटेनस के लॉन्ग उसको रोटेट करते हैं तो यहाँ दो कोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जब आप हाइपोटेनस के लॉन्ग इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे दो कोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब जैसे ये आप देख रहे हो दूसरे फिगर में कि आप P लिखा है, मैंने B लिखा और ये H है, और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो उधर से भी एक कोन बन रहा है। तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे 3D में तो ये ऊपर एक कोन बनेगा और नीचे एक कोन बनेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोन 1 एंड कोन 2, ठीक है। तो यहाँ से जो है
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो कोण बन रहा है, फिर यहाँ पे जो कोण फर्स्ट है उसकी हाइट मैंने h1 लिखी है, एंड जो कोण सेकंड है उसकी हाइट मैंने h2 लिखी है, और यहाँ से ये जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोण फर्स्ट की, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं कि r कैसे निकलेगा। अगर ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, नीचे जो मैंने बॉक्स में बनाया है पी बी एच और आर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है, ये ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, P इंटू बी बाई एच करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा R आ गया। R हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो रेडियस ऑफ कोन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये R कैसे निकलेगा, P इंटू बी बाई एच से। तो हम फर्स्ट कोण की पहले बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट कोण की बात करें तो ये जो रेडियस है वो तो R के इक्वल हो गया। जो L है यानी स्लांट हाइट जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे पड़ा हुआ है H1 H2 और ये जो R है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होता है वो ही हाइपोटेनस होता है। तो इस वजह से ये जो है हमारा P, ये हमारा स्लांट हाइट बन गया, और H जो है H1 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और अगर कोण 2 की बात करें तो R तो रेडियस है ही, L जो है ये B के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया मैंने कि H1 और H2 और ये जो R है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने सेकंड वाले कोण में B है, तो B जो है परपेंडिकुलर के सामने वाला सबसे बड़ा होता है साइड, इसलिए ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, या हम बोल लें स्लांट हाइट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये जो स्लांट हाइट हो गया ये B को डिनोट कर रहा है। और इस कोण का यानी कि कोण सेकंड का जो हाइट हो गया ये H2 हो गया। और आप देख रहे हो कि H1 प्लस H2 जब हम कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो H जो कैपिटल H यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो H1 प्लस H2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम हाइपोटेनस के अलोंग इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास अगर कोई कोन है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के सॉलिड्स को पुट करते हैं, लाइक अगर कोन के अंदर हमने सिलेंडर रख दिया, कोन के अंदर हमने स्फेयर रख दिया, कोन के अंदर अगर हमने क्यूब रख दिया तो उसके और हेमिस्फेयर रख दिया तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस होता है, या जो अंदर हमने सिलेंडर या जो भी चीज़ रखा है उसका रेडियस वगैरह हम उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने क्यूब, और हाँ ये चीज़ है कि जो भी हम इसमें प्लेस्ड करेंगे यानी कोन में वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए, यानी कि छोटा साइज़ का नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अदर सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। अगर क्यूब जो है वो मैक्सिमम साइज़ का हो तो उसको अगर हम कोन में पुट करते हैं तो उसका जो साइड ऑफ क्यूब है वो कैसे निकलेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जब भी हम कोन के अंदर किसी क्यूब को, वो भी मैक्सिमम साइज़ का, अगर पुट करते हैं तो जो साइड ऑफ क्यूब जिसको कि मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है वो होता है √2RH बाई √2R प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे स्लांट हाइट हो गया, एल क्या हो गया, स्लांट हाइट ऑफ कोन, आर है रेडियस ऑफ कोन, एच है हाइट ऑफ कोन, और ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है इसका। अगर आपको कुछ और इससे पूछ दे कि मतलब और कुछ निकालने के लिए अदर चीज़, वैसे तो ए अगर निकाल लोगे, आर एच सब पता है, तब तो इसमें तो और कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये डिटेल में हो जाएगा, या बोल सकते हो ये लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एच जो है और दो कोन का दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको आप सिमिलरिटी से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर इससे, वैसे तो ये फॉर्मूला सटीक है, अगर इसमें पूछ दिया तो ये आप अप्लाई करोगे या आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको और किसी तरीके से निकालना है तो दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, ये जो एच है और एक ये ट्रायंगल आपको साइड में दिख रहा है, दो ट्रायंगल बनता हुआ, एक डॉटेड लाइन वाला एक सॉलिड लाइन वाला, तो एक छोटा एक बड़ा जो ट्रायंगल दिख रहा है ये दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी की भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो फिर वैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे क्यूब ऑफ मैक्सिमम साइज इज कट फ्रॉम ए कोन ऑफ रेडियस 15 √2 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
तो यहाँ पे सब चीज़ हमें दिया गया है, यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे जो अभी ऊपर पढ़ा √2 RH डिवाइड बाई √2 R प्लस H का, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ए हमें पता चल गया। अब साइड जब पता चल गया तो वॉल्यूम पूछे या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, हमें आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ लिया क्यूब के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्फेयर अगर हो, तो स्फेयर अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आर जो होता है वो HR/L प्लस आर, ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिटल आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर है, यहाँ कोन नहीं होगा। कैपिटल आर जो है ये रेडियस ऑफ स्फेयर है, स्मॉल आर जो है ये रेडियस ऑफ कोन है। ठीक है, तो आर जो हो गया आपका रेडियस ऑफ स्फेयर और आर ये जो स्मॉल आर है वो हो गया रेडियस ऑफ कोन। तो ये जो स्फेयर का जो रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है, HR डिवाइड बाई L प्लस आर के। ठीक है, यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो रेडियस अगर पता चल गया तो उसमें कोई भी किसी भी चीज़ को पूछते, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम, आराम से आप निकाल सकते हो। इसके बाद आते हैं हेमिस्फेयर पे। अगर हेमिस्फेयर हो मैक्सिमम साइज़ का कोन के अंदर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x यहाँ पे मैंने रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर को डिनोट किया है। तो x इक्वल टू होता है H/R/L, और यहाँ h क्या है, हाइट ऑफ कोन, r रेडियस ऑफ कोन एंड l क्या है, स्लांट हाइट, और x यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो रेडियस जब पता चल गया तो हेमिस्फेयर से रिलेटेड कुछ भी होगा वो आप निकाल लोगे। इसके बाद आते हैं सिलेंडर। अगर कोन के अंदर सिलेंडर हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो कोन के अंदर जब सिलेंडर होता है तो यहाँ इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है कोन के अंदर अगर सिलेंडर हो तो वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो 9:4 होता है। ठीक है, तो 9:4 होने का मतलब ये है कि अगर आपको कोन का सारा चीज़ पता है और हमने सिलेंडर जो उसमें पुट किया है उसका वॉल्यूम पूछ दे, तो हमें पता है कि कोन और सिलेंडर का जो रेशियो होता है वो 9:4 होता है। तो 9:4 जब होगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी एक चीज़, जैसे अगर आपको कोन का पता चल गया तो उससे भी हम सिलेंडर का रेशियो कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, वहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकाल सकते हैं। रेशियो पता है तो कुछ भी पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, ये होना चाहिए कि हमें किसी एक का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, यानी कि वो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि हम या तो सिलेंडर या तो कोन की जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकें। अदरवाइज़ ये तो हो गया वॉल्यूम का रेशियो। अगर हमसे और कुछ पूछ दे इसमें रिलेशन, यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया या वैसा कुछ पूछ दे, तो उसके लिए ये है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो एक सिलेंडर है, एक कोन है, उसके अंदर सिलेंडर है, तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो सिमिलरिटी से जो होता है ये होता है कैपिटल H/R इक्वल टू HR-R। यहाँ पे R क्या है, जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ कोन है और जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और एच क्या है, हाइट ऑफ कोन है, और ये जो स्मॉल एच है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरिटी से आप इसमें भी पुट करके सिलेंडर की रेडियस या हाइट जो भी निकालना हो वो आप आसानी से इसमें से निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखोगे। अब ये क्वेश्चन एक है कि अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर कोन परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के एक्सिस को वो परपेंडिकुलर कट करता हुआ हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये पहला फिगर है, यहाँ पे हमने कोन को पुट किया, ये एक्सिस को परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। तो जब आप ऊपर से व्यू देखोगे, यानी कि सिलेंडर के अंदर अगर कोन है और आप ऊपर से देख रहे हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा, जो सेकंड वाला फिगर है उस तरह का व्यू अगर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कोन ये सिलेंडर के अंदर जो है कोन एक दूसरे के एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करके रखा हुआ है, तो रेडियस बताओ सिलेंडर का, या ये कोन का रेडियस बताओ, हाइट बताओ या स्लांट हाइट बताओ। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो जो उसका सरकम रेडियस होता है, यानी कि उस सर्कल का जो सरकम रेडियस होता है वो होता है ABC डिवाइड बाय 4 इंटू ट्रायंगल, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ABC यहाँ पे जो है ना साइड ऑफ ट्रायंगल है, और जो ये एरिया का ये जो डेल्टा का मैंने सिंबल दिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ
सर्कल निकाल सकते हो, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वही तो हमारा क्या होगा, सिलेंडर का भी सर्कल होगा, ये सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो यहाँ से हम आर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसमें से कोई भी चीज़ हमें दी गई हो या ट्रायंगल का एरिया निकालना हो इसके अंदर जो बन रहा है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल के फॉर्म में एक ये फिगर है। यहाँ पे बोल रहा है आर जो होता है यानी सर्कम रेडियस जो होता है वो होता है ए बी सी। तो अगर हम देखें इसकी साइड्स को, तो साइड, पहला साइड तो एल है, दूसरा साइड भी एल है, और जो तीसरा साइड है ये इधर से आर हो गया और उधर आर हो गया, क्योंकि ये कोण है तो यहाँ से ये रेडियस होगा वो रेडियस होगा, तो ये कितना हो गया, 2r के इक्वल हो गया। और 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो हाफ इंटू 2r बेस अगर हम ले रहे हैं तो h हाइट होगी उसकी, वहाँ से हम पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना, सॉल्व करने के बाद एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2h। या आप ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के अंदर कोण है वो भी उसके एक्सिस को काटते हुए यानी एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होता है वो किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, यानी स्लांट हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दैट कोन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन एरिया बाय कटिंग, यानी कि अगर हम किसी कोन को कट करते हैं तो उसके एरिया में क्या इंक्रीजमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे। यहाँ सबसे पहली बात, जब भी हम किसी चीज़ को कट करते हैं, अगर एक बार कट कर रहे हैं तो वहाँ कितना एरिया क्रिएट होगा, ऑब्वियसली 2 एरिया क्रिएट होगा। अब डिपेंड करता है कि वो जो दो एरिया है वो किस फॉर्म में है, बस ये समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अगर हम कटिंग कर रहे हैं, पहला कट मैंने किया है यानी कि बेस के पैरेलल कट लगाया है, तो फर्स्ट कट, एक कट लगाने से हमारा 2 एरिया क्रिएट हुआ, और ये 2 एरिया किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल के, क्योंकि मैंने बेस के अलोंग जब कट लगाया है तो जो हम कटिंग करेंगे तो वो भी तो एक सर्कल का ही फॉर्मेशन करेगा ना। तो क्योंकि हमारा बेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए जो हम कटिंग करेंगे वो भी सर्कुलर फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ जो फर्स्ट ऊपर से जो मैंने कट किया है वो क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कट जो किया गया है वो उसके एक्सिस से यानी टॉप से लेके बॉटम तक कट किया गया है। तो जब यहाँ पे भी वही हुआ, एक कट लगाया गया है तो 2 एरिया का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो 2 एरिया है वो किस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। कैसे, जब आप थोड़ी इमेजिन करोगे तो ये आप देखोगे, जब कोन को हमने काटा और उसके फिगर को फिर सामने से ऐसे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्रायंगल जो हुआ यहाँ पे अगर आप बीच से देखोगे तो इधर एक आर है उधर एक आर है, जब इसको सामने लेके आओगे तो ये दोनों आर हो गया 2r, और ये बीच से क्योंकि हमें हाइट चाहिए तो हाइट ऑफ कोन जो होगा वही हाइट हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल जाएगा, बेस हमें पता चल गया, हाइट हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से जब, अच्छा इसमें सिर्फ वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने दोनों को एक में कंबाइन कर दिया कि पैरेलल भी कट कर दिए और ऊपर से भी कट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, या तो सिर्फ ऊपर वाला भी सिंगल आ सकता है कि सिर्फ एक कट लगाया है, और या सिर्फ ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ बेस के पैरेलल हमने कट लगाया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइन करके बता दिया है कि अगर इस तरह भी क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है ए कोन हुज बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 पार्ट बाय 2 कट, one along the axis of cone and another parallel to the base of cone at a height of 24 from base. Find percentage increase in total surface area. ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन हमें पता चल गया कि r जो है वो 14 है, हाइट ऑफ कोन कंप्लीट हाइट दिया हुआ है 48, इसको 4 पार्ट में कट किया गया। पहला कट लगाया गया है बेस के लॉन्ग, दूसरा कट लगाया गया है क्या, ऊपर से यानी कि एक्सिस के लॉन्ग कट लगाया गया है। तो और ये जो कट लगाया गया है वो बेस से 24 हाइट पे, यानी नीचे से अगर हम काटते हुए ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से 24 हाइट से उसको जो है कट किया गया है बेस के पैरेलल।
तो ये क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टोटल हाइट है वो 48 है, तो 48 है, अगर नीचे से हम जा रहे हैं कट कर, नीचे से 24 पे हम बेस के इक्वल कट लगा रहे हैं, तो वो 24 यानी नीचे भी 24 ऊपर भी 24, या हम ये कह सकते हैं कि कोन को जो है मिडिल से कट कर दिया गया है, ठीक है। या यहाँ पे और भी हाइट कुछ डिफरेंट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि 24 है तो 48 का हाफ हो गया, यानी कि जो कोन का बेस के पैरेलल जो कट लगाया गया है वो कोन मिडिल से काटा गया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। हमेशा मैंने इसके पहले वीडियो में भी जो कटिंग से रिलेटेड जो भी सिलेंडर, क्यूब और जो भी क्वेश्चन करवाया है उसमें बताया है कि जब भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने आए और इसका कोई भी पार्ट अगर आपको अलग करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो पूरे कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और अदर जो इंक्रीज्ड एरिया जो बना है सिर्फ हम उसको इंक्रीज करेंगे, ना कि हम सारे पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मेरा जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कैसे आएगा, जो कोन का टोटल सरफेस एरिया हम जैसे निकालते हैं उसको वैसे ही निकालेंगे, सिर्फ हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा इंक्रीज पार्ट हुआ है, जो कटिंग करने के बाद जो एरिया क्रिएट हुआ है बस उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर हम पैरेलल के बेस के पैरेलल कट करते हैं और एरिया के लॉन्ग कट करते, ये एक्सिस के लॉन्ग कट करते हैं, तो हमारा दो तरह का एरिया क्रिएट होता है। अगर बेस के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो सर्कल का फॉर्मेशन होगा, सर्कल का एरिया बनेगा, और अगर एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो वहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रायंगल के लिए भी हमें आर और एच चाहिए, यानी हाइट और बेस चाहिए, और सर्कल के लिए भी हमें रेडियस चाहिए। क्यों रेडियस चाहिए, क्योंकि ये जो नीचे का बेस है ये तो बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर हाइट करते जाएंगे कोन में, तो उसका जो ऊपर का जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब हम उसको कटिंग कर रहे हैं तो हमें तो ये नहीं पता ना कि ऊपर का रेडियस क्या है, या तो क्वेश्चन में गिवन हो तब तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बेस के रेडियस को ही वहाँ पे पुट कर देंगे, तो वहाँ पे हमें उसका रेडियस क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट फिगर बनाया है जो रियल हमारा कोन है, तो 14 रेडियस का हो गया, 24 का 48 का क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा फिगर है, कटिंग करने के बाद इस तरह से फिगर आएगा, बीच से हमने कट किया, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ पे हाइट क्योंकि मिडिल से काटा गया है, और हमें रेशियो अगर आपने पढ़ा है सिमिलरिटी में तो ये होता है कि अगर सिमिलर फिगर हो तो वो जिस रेशियो में हाइट होता है उसी रेशियो में जो है लेंथ रेशियो जो भी होता है, यानी हाइट हो गया, रेडियस और जो स्लांट हाइट होता है, उन सब का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो या आप उस तरह देख लो या सिमिलरिटी के लॉन्ग देख लो। सिमिलरिटी के लॉन्ग अगर हम देखें, वैसे अगर हम देखें रेशियो के लॉन्ग, तो यहाँ पे हाइट जो है वो 1:2 यानी 2:1 के फॉर्म में, यानी हाफ हो रहा है हाइट, तो यहाँ पे रेडियस भी उसका हाफ हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिमिलरिटी के लॉन्ग आप देख लो, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट लेंगे 48, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट लेंगे 24, बड़े वाले का रेडियस लेंगे 14, छोटे वाले का रेडियस हमने आर माना, आर लेट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें आर पता चल गया, हमें एल पता है, आर पता है, सब कुछ अब पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले हम निकाल लेते हैं जो जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज एरिया कौन कौन सा हुआ, दो सर्कल बना और दो ट्रायंगल बना। तो सर्कल का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, जो अभी आर निकाला हमने 7, उसको यहाँ पे पुट करना है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी ऊपर बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 2RH हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज। अब सारे, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज, अच्छा टोटल सरफेस एरिया सिर्फ सारे का पूछता तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को जो इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया है इसको, और हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को ऐड कर देते, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो कटिंग करने के बाद इंक्रीज हुआ है वो आ जाता। लेकिन हमसे यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है, तो परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है तो जो भी एरिया इंक्रीज हुआ उसको हम टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा कोन का सरफेस एरिया है उसमें, उससे हम डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2 इंटू 22/7 स्क्वायर प्लस 48 इंटू 2 इंटू 14, और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखा है,
तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 58.66%। ठीक है, अभी जो हमने टोटल सरफेस एरिया पढ़ा वो क्या था, कंबाइन करके था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर कटिंग करने के बाद ये जो एरिया इंक्रीज़ हो रहा है उसके बाद सारे को प्लस करने के लिए बोल दिया जाए या परसेंटेज के फॉर्म में। लेकिन अगर आपसे सेपरेट पूछे कि कटिंग करने के बाद हर एक पार्ट का सरफेस एरिया बताओ, तो उसको कैसे हम निकालेंगे। अगर हमसे टोटल पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें जो भी एरिया इंक्रीज हुआ है बस उसको प्लस कर देंगे। लेकिन अगर कटिंग करने के बाद हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो निकालने का तरीका जो है वो अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा भी अगर आपको उसका नॉलेज है तो आपको पता होगा कि सिमिलरिटी से क्या होता है, जो भी हमारा हाइट का रेशियो किसी भी अगर दो फिगर में सिमिलर फिगर है, एक सेकंड पहले मैं उसी को दिखा देती हूँ। हाँ, अगर हम ये देखें कि सिमिलर अगर शेप है, ठीक है, यानी सिमिलर शेप है, अगर हमारे पास दो फिगर सिमिलर हैं तो उसका अगर स्केल फैक्टर देखें किसको, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करने में, तो वो क्या होता है। यानी अगर जैसे हमारे पास दो फिगर है यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो अगर हम सिमिलरिटी से इसको प्रूव करें तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि H1 और H2 का जो रेशियो होता है वो R1 R2 के रेशियो के इक्वल होता है, और R1 R2 का जो रेशियो होता है ये L1 L2 के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि जो भी लेंथ रेशियो होगा, अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो उन दोनों फिगर का जो भी लेंथ रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास लेंथ रेशियो यानी आर एच और इसके फॉर्म में है, एल के फॉर्म में, इसीलिए मैंने ये तीन को लिखा। अगर अदर फिगर होगा जैसे कि स्फेयर होगा तो उसका रेडियस रेशियो अलग हो जाएगा, अगर क्यूबाइड होगा तो उसका एल बी एच उस रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस तरह का जब भी सिमिलर फिगर होगा तो उसका जो भी हाइट का रेशियो होगा वही उसका रेडियस का रेशियो होगा, वही उसका लेंथ का रेशियो होगा। ठीक है, और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया रेशियो जो है दोनों फिगर का वो उसके हाइट जो लेंथ रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो लेंथ रेशियो जैसे हमारे पास H1 H2 के फॉर्म में है, यानी हाइट के फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में है, स्लांट हाइट के फॉर्म में है, तो जो हमारा एरिया रेशियो भी हो जाएगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर H1/H2 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर, L1/L2 का स्क्वायर। और इसी तरह इसका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, H1 उसके क्यूब के इक्वल, यानी लेंथ रेशियो के क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो V1/V2 जो होगा वो हो जाएगा H1/H2 का क्यूब, R1/R2 का क्यूब, L1/L2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप किसी दो फिगर को सिमिलर करते हो तो उसका लेंथ रेशियो जो है आपस में इक्वल होता है, जो एरिया रेशियो होता है लेंथ रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो उसके लेंथ रेशियो के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जब हम किसी भी पार्ट को अगर इस तरह से कट करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट ऑफ कोन अगर हमें बोले, अब यहाँ पे कोन है जिसका जो रेडियस है वो r है, जो हाइट है वो h है, एंड जो स्लांट हाइट है वो l है, और इसको हमने 4 पार्ट में कट किया। कट करने के बाद क्योंकि ये इसको जो कटिंग हमने किया है ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे यानी 1 2 3 4 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड ये सारे ट्रायंगल जो हैं ये एक दूसरे से सिमिलर हैं। सिमिलर होने की वजह से क्या है कि इसका जो हाइट रेशियो होगा वो रेडियस रेशियो के इक्वल होगा, रेडियस रेशियो जो है वो स्लांट हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि कटिंग करने पे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कटिंग इक्वल हाइट पे लगाया है, इक्वल हाइट का मतलब जो कटिंग कर करके जो भी पार्ट हमने निकाला है उन जो भी शेप बन के आया है उन सब का जो हाइट है वो इक्वल है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का भी हाइट 1 है, सेकंड का भी 1 है, थर्ड का भी 1 है, एंड फोर्थ का भी 1 है। ठीक है, तो अगर हम इक्वल हाइट पे लगाते हैं तो उसका किस तरह से हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हम हाइट कैलकुलेट करते हैं वो हम टॉप से
कटिंग पार्ट तक आते हैं, यानी जिस पार्ट तक कटिंग किया गया है टॉप से हम काउंटिंग करते हैं। यानी जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ऊपर जो कोन का टॉप है वहाँ से हम फर्स्ट पार्ट के कटिंग, यानी कि जहाँ पे मैंने R1 लिखा हुआ है वो फर्स्ट जो कटिंग है वहाँ से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ से उसकी हाइट कितनी हो गई 1। फिर सेकेंड जो हाइट हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, वो हम टॉप कोन के टॉप से यानी ऊपर से लेके सेकेंड पार्ट जहाँ पे मैंने R2 लिखा है वहाँ से वहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी हाइट कितनी हो गई 1 + 1 2। थर्ड पार्ट के लिए हाइट अगर देखें तो टॉप से लेके R3 जहाँ पे मैंने लिखा है, यानी कि 1 + 1 + 1 ये हो गया 3, एंड ये जो लास्ट बच गया ऊपर से लेके बेस तक यानी 1 1 1 1 ये हो गया 4। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ ईच कटिंग पार्ट हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, हम टॉप से लेंगे जहाँ पे हमने कट लगाया है, यानी जिस पार्ट का हमें कटिंग करना है उसके टॉप से हम काउंट करके लिखेंगे। तो हाइट का रेशियो तो हमें पता चल गया कि हाइट का रेशियो जो है 1:2:3:4 के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब हमें ईच पार्ट का चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे का करेंगे तब तो स्क्वायरिंग के फॉर्म में कर देंगे, लेकिन ईच पार्ट का चाहिए, तो ईच पार्ट का चाहिए तो हम सबसे पहले का लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट चाहिए, यानी कि सेकेंड पार्ट का क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में वो पूरे कोन का जो ऊपर से एक 2 कोन बन रहा है उसमें से हम ऊपर वाले कोन को माइनस करेंगे तभी तो बीच वाला यानी जो पार्ट सेकेंड है उसका निकलेगा। तो यहाँ पे जब हमें ईच पार्ट का निकालना होगा तो वो क्या करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका निकालना है थर्ड पार्ट का तो वो कैसे निकलेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी थर्ड वाला जो कोन है उसमें से हम ऊपर के दो कोन तक है उसका कर्व सरफेस एरिया को माइनस करेंगे। फिर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा रेशियो आ गया। ये रेशियो को आप याद भी कर सकते हो या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इक्वल हुआ तो ये रेशियो काम करेगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट हाइट पे होगा तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। अब हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो लेंथ रेशियो के क्यूब के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम क्यूब के फॉर्म में लेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट होगा वो कितना हो गया 1 2 का क्यूब माइनस 1 7 3 का क्यूब माइनस 2 19 एंड 4 का क्यूब माइनस 3 37। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया जब हम इक्वल पे कटिंग करते हैं तो ये हो गया हमारा ईच कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। और ईच पार्ट का यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, ईच पार्ट का मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो यहाँ पे मैंने बनाया उसके लिए कैलकुलेट करके ये जो रेशियो आया है। ठीक है, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया बोले कि अगर पूरा मतलब ऊपर से लेके पार्ट 2 तक कंप्लीट, बीच का सिर्फ नहीं, वो पूरा है 1 और 2 दोनों का, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट में कर्व सरफेस एरिया तो है लेकिन उसका बेस भी तो है, R1 वाला जो सर्कल बन रहा है वो उसका बेस भी तो है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और जो भी बेस होते हैं टॉप एंड बॉटम के उन सबको ऐड करना होता है। तो पार्ट 1 में अगर बात करें तो पार्ट 1 का कर्व सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया रेशियो से कि 1 होता है, लेकिन उसका जो बेस R1 से जो एक सर्कल क्रिएट होगा जब हम कट करके उसको निकालेंगे तो वहाँ पे R1 रेडियस का एक सर्कल भी बनेगा, तो उसको भी हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्ट 1 जो है वो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और ये एरिया सर्कल जो है वो किस रेडियस का होगा R1 के रेडियस का, यानी कि जो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr1 स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 का तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ और, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो दो चीज़ और हमें ऐड करनी पड़ेगी। पहला क्या, जो ऊपर सर्कल बन रहा है R1 रेडियस का और जो नीचे सर्कल बन रहा है R2 रेडियस का, तो इन दोनों को भी जब हम इसको अलग करेंगे तो ये फ्रस्टम की तरह निकल के बाहर आएगा। तो हमें इसमें कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ऊपर और नीचे दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह पार्ट 3 के लिए भी वही करना पड़ेगा, पार्ट 4 के लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। पार्ट 4 भी एक फ्रस्टम का फॉर्म बन जाएगा, तो पार्ट 4 का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो तो हम लिखेंगे ही, दूसरा उसका जो ऊपर और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी R3 वाले सर्कल को एंड कैपिटल R वाले सर्कल को भी
ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट होगा। ठीक है। अगर हम कंप्लीट कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट हमने रेशियो के फॉर्म में निकाला है 1:3:5:7, तो ईच पार्ट का है ये, और सारे को प्लस कर देंगे तो वो कंप्लीट कोन बन जाएगा। वॉल्यूम भी वही है 1:7:19:37, ये तो ईच पार्ट का है, और सारे को मिला देंगे तो एक कंप्लीट कोन हो जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जो लास्ट हमारा जो हाइट होता है ना, उसी का हम स्क्वायर और उसी का क्यूब करते हैं तो वो पूरा कोन का वैल्यू आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर दोगे तो वो कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, एंड 4 का क्यूब कर दोगे तो वो कंप्लीट वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम थोड़ा हाइट जो है अलग अलग तरीके से कैलकुलेट, अभी तो इक्वल हाइट था, जब हाइट इक्वल डिस्टेंस पे ना कट किया गया हो, यानी जो कटिंग लगाया गया है वो इक्वल डिस्टेंस पे ना लगा के अलग अलग डिस्टेंस पे लगाया गया। जैसे बेस से नीचे से अगर ऊपर से कट लगाएं तो ये 5 हो गया, अगर फिर उससे तो ये 3 हो गया, ये 2 हाइट का है और ये 1 हाइट का। तो आप देख रहे हो कि जो इसकी हाइट है, जो कटिंग पार्ट की हाइट है वो अलग अलग है, 5 है, 3 है, 2 है और 1 है। यहाँ 1 1 1 नहीं है, यहाँ पे अलग हाइट है। तो इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे उसमें हमने किया था। तो हम क्या करेंगे, टॉप से जहाँ पे कटिंग लगा है वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, टॉप से लेके जो भी पार्ट में कट किया गया है, जिस भी पार्ट का हमें निकालना है हाइट, वहाँ से। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट कट का लिखा है हाइट 1, सेकेंड कट तक कितना हाइट है तो 1 + 2 3, थर्ड कट तक कितना हाइट है 1 + 2 + 3 6, फिर नीचे तक 1 + 2 + 3 + 5 11। तो जो हमारा हाइट का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:3:6:11। ठीक है। हाइट का रेशियो आ गया। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हमें पता है ईच का निकालने के लिए। ईच का कैसे हो गया, 1 3² - 1 कर देंगे, यानी कि ये जो ऊपर तक जो सेकंड कोन बन रहा है उसमें से पहला वाला कोन माइनस कर देंगे तो बीच का आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। फिर 6³ - 3 करेंगे 27, फिर 11 का क्यूब 6 - 6 का क्यूब कर देंगे तो ये हो गया हमारा 85। इसी तरह वॉल्यूम में भी वही करना है, ए का क्यूब फिर 3 का क्यूब -1, यानी कि हाइट रेशियो से हम यहाँ से निकाल रहे हैं। 6 का क्यूब -3 का क्यूब, 11 का क्यूब -6 का क्यूब, तो ये हमारा वॉल्यूम रेशियो ऑफ ईच पार्ट आ गया। ठीक है। अब इस पे जैसे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस सच एज वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम सो फॉर्म्ड इज इन द रेशियो 13.5:49, फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम बेस कोन इज कट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पूरे हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, यानी 30 दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन, और जो कटिंग करने के बाद अलग अलग जो कोन बना है ना, एक स्मॉल कोन और एक फ्रस्टम, उन दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले अगर कोन की छोटे वाले कोन की बात करें तो 13 दिया हुआ है, और जो नीचे फ्रस्टम बना है वो 14 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये पूरे कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरे कोन का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना हो गया, 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोन किस बेस से कटिंग किया गया है, किस बेस से कटिंग किया गया है। तो वो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें H1 पता चल जाए या H2 पता चल जाए। तो हमें मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज़ पता चल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए अब हम H1 और H2 कैसे निकालें, तो H1 और H2 हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई सिमिलर फिगर होता है तो सिमिलर फिगर में जो उसके वॉल्यूम का रेशियो होता है वो उसके लेंथ रेशियो के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ दो सिमिलर फिगर दिख रहा है, कैसे, जो V1 वाला एक कोन बन रहा है और एक कंप्लीट बड़ा कोन बन रहा है, तो उसमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, एक ऊपर से कोन एक नीचे से कोन। ठीक है। और उसका दोनों का वॉल्यूम भी हमें पता है, यानी कि V1 छोटा वाला कोन और पूरे बड़े वाले कोन का। और अगर छोटे वाले कोन का H1 हाइट है और बड़े वाले कोन का H, तो उसका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो कितना होगा, H1/H का क्यूब होगा। वॉल्यूम हमें दोनों का पता है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो H1 और H2 का रेशियो आ गया वो 3:5 हो गया। तो 5 में हमने 6 को इंटू किया तो 30 आया है, यानी कि 3 में हम 6 को इंटू कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, H1 हो गया। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वैसे भी सॉल्व कर दोगे तो H1 हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, ये तो हमारा छोटे वाले कोन का निकला ना, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेस से किस हाइट पे उसको कट किया गया है।
अगर ऊपर से पूछता तब तो हमारा जो आंसर है वो 18 ही हो जाता, लेकिन नीचे से पूछ रहा है यानी बेस से किस हाइट पे कट किया गया, तो हम क्या करेंगे पूरे कोन के हाइट में से ऊपर वाले कोन के हाइट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वो हमारा आ गया हाइट ऑफ कोन फ्रॉम बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोन ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर एंड हाइट 120 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पार्ट by 2 cut parallel to base such that the height of 3 parts are in ratio 1:2:3. What is total surface area of middle part? यहाँ पे जो हमारा हाइट का जो रेशियो दिया गया है यानी 1:2:3, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम हाइट की रेशियो निकाल लेते हैं। तो हाइट का रेशियो मैंने बताया कि जब भी कटिंग करते हैं तो हाइट का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ऊपर से जहाँ पे कट किया गया है वहाँ तक के हाइट को हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो हाइट हो गया ये तो 1 हो गया। फिर अगर दूसरे कट के हाइट की बात करें तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। तीसरे कट के यानी नीचे जो बेस तक है उसके हाइट की बात करें तो ये सारे को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 यानी ये हो गया 6। और अभी मैंने बताया है कि जब भी सिमिलर फिगर होता है लेंथ रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ जो भी हाइट का रेशियो आया है वही रेडियस का भी रेशियो होगा और वही स्लांट हाइट का भी रेशियो होगा। तो हाइट का रेशियो हमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम रेडियस रेशियो नहीं निकाल सकते। तो लेकिन हमारे पास हाइट दिया हुआ है तो हाइट से हम हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं, और जो हाइट का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है रेडियस का रेशियो होता है। तो जो हाइट का रेशियो आया है वो 1:3:6, तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस का भी जो रेशियो होगा वो 1:3:6 ही होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो R1 है, जो 1 है वो R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 है वो R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 6 है वो R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और R3 हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यों, कैसे गिवन है, क्योंकि ये बड़े वाले कोन का रेडियस है और बड़े वाले कोन का रेडियस जो है R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में R3 की वैल्यू दी गई है 90। तो R3 जो है 90 के इक्वल हुआ, तो 90 के इक्वल हुआ तो 6 में हमने क्या इंटू किया, जो 90 आया 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में अगर हम 15 को इंटू करेंगे तो ये, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है तो ये इसमें जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे में मल्टीप्लाई होगा। तो इस वजह से 3 × 15 किया तो 45, एंड 1 × 15 किया तो 15। तो यानी R1 जो हो गया वो मेरा 15 हो गया, R2 हो गया 45, एंड जो R3 है वो 90 तो गिवन नहीं है। ठीक है, अब हमें रेडियस तो पता चल गया, और रेडियस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमसे मिडिल पार्ट पूछा गया है। ठीक है, मिडिल पार्ट निकालने के लिए, जब हम मिडिल पार्ट निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मिडिल पार्ट निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो हमें सर्कल जो ऊपर और नीचे यानी R1 और R2 के फॉर्म में जो सर्कल बन रहा है उसको भी ऐड करना होगा, इसलिए हमें R1 और R2 की ज़रूरत थी, इसलिए हमने रेडियस को निकाला। अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर -1। ठीक है, और 6 स्क्वायर -3। तो ये अलग अलग तीनों पार्ट का जो है वो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो ये मिडिल पार्ट का निकालना है, तो मिडिल पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट कोन की बात करें तो इन सारे को जोड़ देंगे तो ये हमारा 36 आ गया, यानी जो 36 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट कोन के कर्व सरफेस एरिया को। तो हम सबसे पहले कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही निकाल लेते हैं। तो जो बड़ा वाला पूरा जो हमारा कोन है यानी कि जो कंप्लीट कोन है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई R3 और R3 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने R3 से कैपिटल जो बड़े वाले कोन का जो रेडियस है वो R3 से डिनोट किया है, इस वजह से हमने यहाँ पे R3 लिखा। अब यहाँ R3 हमें क्वेश्चन में पता है, L हमें क्वेश्चन में हाइट दी हुई थी, यस हाइट दी हुई है 120। तो हाइट जब दिया हुआ है तो हम L निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, या ये ट्रिपलेट भी होता है 9, 12, 15। तो वहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। और कर्व सरफेस एरिया क्योंकि रेशियो के फॉर्म में 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 36 इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया के जो हमने वैल्यू वैल्यू पुट करके निकाला है। तो ये 36 जो है वो इक्वल हो जाएगा 90 × 150 पाई के। और हमें क्योंकि मिडिल पार्ट चाहिए तो ये मिडिल पार्ट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम 8 से इसको इक्वल करेंगे, यानी कि 90 इंटू, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 × 150 पाई × 8/360। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो मिडिल पार्ट है
वो कितना आ जाएगा 3000 पाई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिडिल पार्ट चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ मिडिल पार्ट प्लस जो सर्कल ऊपर बन रहा है यानी पाई r1 का स्क्वायर प्लस जो उसके नीचे बन रहा है यानी पाई r2 का स्क्वायर, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। और r1 r2 हमने अभी निकाला 1545, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा 5250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर हम स्फेयर को इंस्क्राइब करते हैं राइट सर्कुलर कोन में, तो यहाँ पे जैसे एक स्फेयर हो तब तो एक इसके पहले जो अभी मैंने बताया था कि अगर किसी सॉलिड के अंदर स्फेयर हो तो कोन रेडियस कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ये है कि कोन के अंदर अगर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ या 2 3 4 इस तरह से अगर हम सर्कल स्फेयर को डालते हैं तो उन सबका रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो शॉर्टेस्ट, जैसे कि हमने 5-6 स्फेयर को कोन के अंदर डाला और कोन के वर्टेक्स से यानी टॉप से अगर हमसे पूछे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ लास्ट वाले स्फेयर का, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो फिगर होता है ये क्या, किस तरह से हम पुट करते हैं और उसका जो रेडियस होता है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जैसे अभी मैंने 2 स्फेयर को लेके बताया है, यहाँ पे एक कोन है r रेडियस का और इसका जो स्लांट हाइट हो गया वो l हो जाएगा, कैपिटल L, और जो हाइट है वो कैपिटल H हो जाएगा। और ये मैंने स्फेयर को इसमें पुट किया है। तो स्फेयर को जब हम पुट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ लिखाएगा, रखेंगे। और फर्स्ट वाले स्फेयर के रेडियस को मैंने r1 लेट किया है और सेकेंड वाले स्फेयर को मैंने r2 लेट किया है। और स्फेयर सर्कल का एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि सर्कल पे जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, टेंजेंट पॉइंट होता है। और टेंजेंट पॉइंट पे अगर वो लाइन ड्रॉ होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो r2 है वो इस लाइन पे यानी कोन के जो L है यानी स्लांट हाइट पे उसको परपेंडिकुलर लेट किया है, क्योंकि ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी सर्कल के सेंटर से हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट को टच करता है तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब इस फिगर को मैंने हाफ यानी कि जो सिर्फ ट्रायंगुलर पार्ट है उसको यहाँ पे डिनोट करके इधर अलग से लिखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, एक ट्रायंगल हम लेट कर लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है और ये जो है QPST ये सर्कल का जो रेडियस है, PQ बड़े वाले सर्कल का छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और ST जो है जो सेकेंड जो बॉटम से स्फेयर है उसका रेडियस है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये फिगर और ये फिगर सिमिलर है। यहाँ से R2 है, ये हो गया आपका बीच से R2 R1 हो गया, ये ऊपर से X1 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक APQ, दूसरा AST, तीसरा ABC। तो यहाँ 3 ट्रायंगल है और तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल APQ से। APQ में जो इसका रेडियस है यानी कि अगर आप इस फिगर को देखो तो APQ में जो रेडियस है इसको क्योंकि ये तो मैंने हाफ करके बनाया है, अलग से सिर्फ कोन का ये ट्रायंगुलर पार्ट निकाला, लेकिन आप इसको कोन के फॉर्म में देखोगे तो ये एक तरह से कोन ही बना है। APQ जो है ये एक तरह से स्मॉल कोन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कोन होगा ना APQ, उसका जो रेडियस होगा वो R1 होगा, जो स्लांट हाइट होगा वो L1 होगा और जो हाइट होगी वो H1 होगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो H1 है वो किसके इक्वल है, ये H1 जो है वो मिलके बना है R1 प्लस X से। ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे और इस फिगर में भी जो फर्स्ट वाला फिगर है वहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि H1 जो है कहाँ से मैंने लिया है और R1 प्लस X कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो हम APQ कोण की बात की है हमने, तो यहाँ से H1 जो हो गया वो हो गया R1 प्लस एक्स। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं AST ट्रायंगल या AST जो कोण बन रहा है उसकी बात करें तो उसका जो रेडियस है वो R2 है, स्लांट हाइट L2 है और जो हाइट है उसकी H2 वो क्या हो गया, वो हो जाएगा
R1 प्लस एक्स प्लस R1 प्लस R2। जब आप इधर से देखोगे फर्स्ट फिगर में तो आपको पता चलेगा कि ये H2 कहाँ तक है। तो ऊपर से देखो यहाँ पे x है, x प्लस R1 फिर प्लस R1 फिर प्लस R2। तो यहाँ तक का जो हाई वो है कोण, क्योंकि ये ट्रायंगल एक बन रहा है ऊपर, तो ये जो कोण है उसका जो हाइट हो गया यानी H2 जो हो गया वो हो गया R1 x प्लस R1 प्लस R1 प्लस R2 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि जो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर हम उन दोनों को ऐड माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो आप देख रहे हो कि H2 माइनस H1 जब हम कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जा रहा है, R1 प्लस R2 के। ठीक है, यानी कि अगर हम बीच वाला पोर्शन, अगर फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फिगर में आप देखो तो बीच का जो पोर्शन R1 और R2 जो है वो H2 माइनस H1 के इक्वल है। ठीक है, और अगर अब हम बात करते हैं कि दोनों फर्स्ट वाला जो ऊपर का जो कोण है उसको अगर सिमिलर करते हैं, यानी APQ और AST कोण को, इन दोनों को अगर हम सिमिलर करें तो इनका अभी हमने क्योंकि सिमिलर है ये फिगर ट्रायंगल, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये जो ए थीटा कोण है ये दोनों सिमिलर है, इसमें कॉमन है, तो ये दोनों तो ट्रायंगल सिमिलर है ही। तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से क्या हो गया, R1 बाय R2, H1 बाय H2 और L1 बाय L2 ये आपस में इसके रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम लेट कर लें कि जो R2 है वो 4 सेंटीमीटर का है और R1 जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट किया है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर हम लेट किए कि जो R2 है यानी जो बड़े वाला सर्कल है अंदर, इसमें ये 4 है और जो R1 है वो 1 है, तो रेडियस रेशियो 1:4 होगा। तो अभी हमने जो देखा सिमिलरिटी से, अगर रेडियस रेशियो 1:4 है तो हाइट रेशियो भी वही होगा और जो स्लांट हाइट रेशियो है वो भी 1:4 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो, अभी हमने इक्वेशन वाला जो सॉल्व किया था ये R1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि H2 माइनस H1 जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, अगर आप ये देखो कि H1 और H2 का जो रेशियो है वो 1:4 के रेशियो में है। ठीक है, अगर ये 1:4 के रेशियो में है और अगर इसको हम माइनस करें तो ये 3 आएगा, यानी कि रेशियो के फॉर्म में 3 आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो के फॉर्म में 3 आया। अब ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि R1 R2 एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि R1 और R2 का हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, लेकिन H1 और H2 का नहीं पता, ये रेशियो के फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा। R1 R2 हमारे पास 4 और 1 सेंटीमीटर है, तो 3 किसके इक्वल हो गया, 5 सेंटीमीटर के। तो 1 की वैल्यू अगर हम इसको, या आप x करके भी लेट करके कर सकते हो कि H1 जो है x है और H2 हो गया 4x, तो H2 माइनस H1 जो हो गया वो 3x हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 5/3। ठीक है, x की वैल्यू आप इस तरह से भी लेट कर सकते हो कि x की वैल्यू हो गई 5/3 और H1 क्योंकि x को डिनोट कर रहा है तो H1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5/3 और H2 कितना 4x को डिनोट कर रहा है, तो H2 कितना हो जाएगा 4 इंटू, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5/3 निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो H1 और H2 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और आपने अभी पढ़ा जब हम कोण की वो निकाल रहे थे कि जो H1 होता है, जो H1 होता है वो R1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो R1 प्लस एक्स, और यहाँ पे जो x है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे मैंने रेशियो में x लेट किया है, लेकिन वो जो x है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H1 आ गया 5/3 इक्वल हो गया R1 हमें 1 हमने लेट किया था और x हमें निकालना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, कोण का कोण के वर्टेक्स से जो हमारा सर्कल है, जैसे ये वाला, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये x, ये डिस्टेंस जो है ऊपर से वर्टेक्स से लेके जो स्फेयर है उसके ऊपर तक का डिस्टेंस, यानी जो स्फेयर को जहाँ तक टच कर रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, x है। तो H1 हमें पता है, R1 हमें पता है, तो हम x यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं कि x जो होगा वो H1 माइनस R1 हो जाएगा।
तो हमारा जो x आ गया वो 2/3 आ गया। ठीक है, अब h1 हमें पता है, r1 पता है, तो L1 तो ईजिली निकल जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फार्मूला से। ठीक है, इसी तरह अब हम ए बी सी यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपने देखा कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल जो है, ये एच जो कैपिटल हाइट है वो कैसे, किन किन चीज़ों से मिलके बन रहा है, एक्स से प्लस R1 से, फिर R1 से, फिर R2, फिर R2। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो बड़े वाले कोण का जो हाइट है वो हो गया x प्लस 2R1 प्लस R2। ठीक है, वही चीज़ हो गई, x प्लस R1 प्लस R1। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हाइट ऑफ जो बड़े वाला कोण है ना, उसका हो गया x प्लस 2R1 प्लस R2। ठीक है, अब जब वो ए पी क्यू और ए एस टी अगर सिमिलर है, तो ये भी ए पी क्यू और ए बी सी भी तो आपस में सिमिलर होंगे। तो ये जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए पी क्यू, क्योंकि ए पी क्यू का जो रेडियस हमने लेट किया है यहाँ पे, ए पी क्यू का जो रेडियस हो गया ये ट्रायंगल का ए पी क्यू, ये हो गया R1 H2 और L1। तो ये ए पी क्यू जो है वो ए बी सी के सिमिलर होगा और ए एस टी जो है वो भी ए बी सी के सिमिलर होगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है ए पी क्यू और ए बी सी, तो सिमिलरिटी से क्या होगा, ए बी सी का जो रेडियस R1 है और ए बी सी का रेडियस R है, तो ये इक्वल होगा L1/L के, ये इक्वल होगा H1/H के। ठीक है, कैपिटल H, और ये जो कैपिटल वाला है ये बड़े वाले कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो R1 R2 वाला जो छोटे वाला कोण था सबसे टॉप वाला, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से AST जो बीच वाला जो कोण है उससे रिप्रेजेंट उस वो और ABC जो है वो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, R2/R इक्वल टू L2/L इक्वल टू H2/H। ठीक है, अब इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ है द स्फेयर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। द बिगर स्फेयर टच द स्मॉलर स्फेयर एंड द कोन ऑफ and the base of cone. What is the least distance between the smaller sphere and vertex of cone? यानी जो least distance, ये जो x अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे उसको निकालने की बात की जा रही है। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कितना है, 1:4, 4:1 या 1:4। तो हम y के फॉर्म में अगर इसको लेट करें तो y:4y हो गया। तो रेडियस रेशियो ये है, तो हाइट रेशियो भी यही होगा। तो 4y माइनस 1y यानी कि 3y हो गया। 3y इक्वल टू 5k, क्योंकि R1 R2 हमें पता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 सेंटीमीटर। H1 क्या है, R1 प्लस x2। अभी ऊपर हम जब उसको डिटेल में कर रहे थे तब हमने बताया कि H1 इक्वल टू R1 प्लस x कैसे हुआ। अब H1 हमारे पास क्योंकि y को रिप्रेजेंट कर रहा है H1 और H2 4y को, तो y की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 5/3। 5/3 R1 1 है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/3। तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा कोण पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट का जो टॉपिक था स्फेयर वाला, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप उसको एक दो बार अच्छे से देखना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको उसको सॉल्व करने में नहीं आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।